हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका लघु सिंचाई संगणना पर आधारित इस नई वीडियो में। साथियों, हमने जो पिछली वीडियो बोरिंग की संगणना पर आधारित बनाई थी, तो उसमें हमारे बहुत से साथियों के कमेंट आए थे कि एक वीडियो आप तालाब की संगणना कैसे करें, इसके ऊपर भी बना दीजिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। उसी क्रम में हम ये दूसरी वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि हमें जल निकाय अर्थात तालाबों की संगणना किस प्रकार करनी है। साथियों, मैंने अपने आईडी पासवर्ड के थ्रू अपने एप्लीकेशन में लॉगिन कर लिया है। अब हम सीखेंगे कि हमें तालाब की संगणना किस प्रकार करनी है। जल निकाय की संगणना का अर्थ है कि हमें तालाबों की संगणना करनी है। जो भी ग्राम पंचायत हमें मैप हुई है, हमें उसमें ये देखना है कि कितने तालाब हैं और हमें उन सब की संगणना करनी है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर जो ये 3 डॉट आ रहे हैं, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। तो हमने जो पिछली वीडियो में बोरिंग की संगणना के बारे में बताया था कि बोरिंग की संगणना हमारी यहाँ से होती है, भूमिगत जल योजनाओं से। लेकिन ये वीडियो क्योंकि हम तालाब की संगणना पर आधारित बना रहे हैं, तालाब की संगणना अर्थात जल निकाय की संगणना। जल निकाय की संगणना हमारी जल निकाय अनुसूची से होगी। ये वो ऑप्शन है जिससे हमें जल निकाय की संगणना करनी है। साथियों, मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैंने उस ऑप्शन पर क्लिक किया, साथियों इस प्रकार का पेज एक आपके सामने खुल के आ जाएगा, जिसमें आपका स्टेट का नाम, जिले का नाम, तहसील और खंड का नाम पहले से दिया होगा। इसके बाद हम ग्राम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हम साथियों देखेंगे कि हमारी ग्राम पंचायत में कितने तालाब पहले से मैप हैं। तो उसके लिए हमें मानचित्र पर जल निकाय का अनुक्रम संख्या देखें, जो नीले कलर में लिखा आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। तो ये आपको आपके गांव की लोकेशन दिखा देगा। ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट रेंज किलोमीटर, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें 1 से लेकर 10 तक की गिनती है। तो ये जो गिनती है ये किलोमीटर में है, रेंज है। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस तालाब पर आप गए हैं वहाँ पे आप ये रेंज सेलेक्ट कर लेंगे कि वो तालाब वहाँ से कितनी दूर है। तो जब हम संगणना करने किसी तालाब पर जाएंगे तो वहाँ पर 1 किलोमीटर की रेंज में ही वो तालाब होगा, या 2 किलोमीटर भी हो सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा दूर होगा तो आप फिर उसकी संगणना कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें 1। जैसे मैंने 1 पे क्लिक किया, मेरे गाँव का मैप खुल के आ गया है। इसे मैं जूम कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसे जूम करूँगा, इसमें ये जितने हरे पॉइंट हैं ये सब तालाब हैं। ये मेरी ग्राम पंचायत में मैप तालाब हैं, मुझे इनकी संगणना करनी है। तो जैसे अब मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ पहले पर। जैसे ही मैंने हरे वाले तालाब पर क्लिक किया, इस प्रकार से एक पॉपअप विंडो खुल के आ जाएगी, जिसमें सीरियल नंबर, नेम ऑफ वाटर बॉडी, टाइप ऑफ वाटर बॉडी और स्टेटस। स्टेटस में आप देख रहे होंगे साथियों, यहाँ पे पेंडिंग लिखा आ रहा है। पेंडिंग का अर्थ ये हुआ कि अभी इस तालाब की संगणना नहीं हुई है। तो एक यहाँ पे ऑप्शन है एंटर रिमार्क का और एक ऑप्शन है फिल वाटर बॉडी। सबसे पहले साथियों हम इस तालाब की संगणना शुरू करने के लिए एंटर रिमार्क पर क्लिक कर लेंगे। एंटर रिमार्क पर जैसे हम क्लिक करेंगे, चेंज वाटर बॉडी स्टेटस का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आप सेलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको 2 ऑप्शन और मिलेंगे, एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मतलब अगर तालाब है तो आप एग्जिस्ट का चुनाव कर सकते हैं, और अगर तालाब नहीं है तो आप डज नॉट एग्जिस्ट का चुनाव करेंगे। क्योंकि वो तालाब मौजूद है तभी हम उसकी संगणना करने गए हैं, इसलिए हम एग्जिस्ट पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही मैंने एग्जिस्ट पर क्लिक किया, उसके बाद में मैं यस दबा देता हूँ। यस दबाने के बाद ये आपको दोबारा उसी पेज पर ले जाएगा, और आपने जिस तालाब पर पहले सेलेक्ट किया था उसी पे आप दोबारा करें तो ये इस प्रकार का ऑप्शन दोबारा खुल के आएगा। अब हमें इस तालाब का डाटा भरना है, तो हम फिल वाटर बॉडी पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप फिल वाटर बॉडी पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार का पेज आपके सामने दोबारा खुल के आ जाएगा। तो जो तालाब हमारे गांव में पहले से मैप थे, उनमें से हमने एक तालाब ले लिया है। अब हम इसकी संगणना करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही हमने अपनी ग्राम पंचायत सेलेक्ट की और मानचित्र पर जल निकाय का अनुक्रम संख्या देखे पर क्लिक किया, तो हमारी ग्राम पंचायत में जो तालाब मैप हैं पहले से ही, वो हमें मैप पर जाकर दिख गए थे। लेकिन अगर मान लो कि आपकी ग्राम पंचायत में कोई भी तालाब मैप नहीं है, लेकिन वो तालाब मौके पर मौजूद है, तो उसे आप कैसे करेंगे फिर? तो उसकी संगणना फिर आप कैसे करेंगे? ये जो नीले कलर में नीचे लिखा हुआ आ रहा है, नया WBS जोड़ने के लिए प्लस पर क्लिक करें, तो हम नई योजना इस पर क्लिक करके जोड़ सकते हैं। लेकिन अभी हमने जो तालाब लिया है वो हमने मैप से लिया है, तो इसलिए हम प्लस पर क्लिक नहीं करेंगे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है जल निकाय का नाम, यदि कोई हो, विशिष्ट स्थायी सीमा चिन्ह के साथ। अक्सर आपने देखा होगा कि गांव में किसी भी तालाब को किसी न किसी नाम से ज़रूर पुकारते हैं, तो वो नाम आप इसमें भर सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई प्रसिद्ध लोकेशन है तो आप उसका नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये तालाब उसके पास है। इससे अगला ऑप्शन है बेसिन और सब बेसिन का नाम जिसमें जल निकाय स्थित है। इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा क्षेत्र गंगा बेसिन में आता है, तो ये इसमें गंगा बेसिन हम सेलेक्ट कर लेंगे। आपका क्षेत्र कुछ भी होगा तो वो उसमें आपको पहले से ही दिखाई दे जाएगा।
अगला ऑप्शन है बेसिन और सब बेसिन का नाम जिसमें जल निकाय स्थित है, तो मैं इस पर भी क्लिक कर लेता हूँ। अब इसमें कई ऑप्शन खुल के आएंगे साथियों, इसे आप ध्यान से देख लेना क्योंकि हमने पीछे गंगा सेलेक्ट किया था, तो हम इसमें गंगा के ऑप्शन वाले पे क्लिक करेंगे। तो गंगा का जो सब बेसिन है वो रामगंगा है, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। आपके यहाँ पे ये क्षेत्र के हिसाब से बदला हुआ हो सकता है, इसकी जानकारी आप स्थानीय अधिकारियों से या फिर स्थानीय लोगों से ले सकते हैं। चलिए अब अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है जल निकाय का प्रकार। जैसे मैंने जल निकाय का प्रकार पर सेलेक्ट किया, इस प्रकार की एक पॉपअप विंडो आपके सामने खुलेगी जिसमें आपको सेलेक्ट करना है कि आप जिस चीज़ की संगणना कर रहे हैं वो क्या है। तो क्योंकि हम तालाब की संगणना कर रहे हैं तो इसमें हमें 1 नंबर सेलेक्ट करना होगा, पॉन्ड्स। और दूसरा ऑप्शन है इसमें टैंक्स, तीसरा है लेक्स, चौथा है रिजर्वायर, पाँचवा है वाटर कंजर्वेटिव स्कीम और अगला ऑप्शन है अदर। तो साथियों क्योंकि हम तालाब की संगणना कर रहे हैं इसलिए हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे 1 नंबर पॉइंट। उसके बाद पॉइंट नंबर 1.3, इसमें हमसे ये जानकारी मांग रहा है कि ये जो तालाब है वो किस खसरा नंबर प्लॉट नंबर में है जिसमें ये तालाब स्थित है। तो साथियों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी आपके गाँव में तालाब होंगे उसकी जानकारी आप अपनी तहसील से निकलवा लें, नहीं तो आपकी ग्राम पंचायत पर भी ये सूचना होती है, आप वहाँ से भी ये डाटा ले सकते हैं। तो अभी क्योंकि हम ये वीडियो केवल सीखने के पर्पज़ से बना रहे हैं तो इसलिए मैं इसमें 100 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में साथियों आप भौगोलिक स्थान प्राप्त करें पे क्लिक कर लें, तो इससे आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अपडेट हो जाएंगे और उसके बाद में आप अगले पे क्लिक कर लें। जैसे ही आप अगले पे क्लिक करेंगे तो अगर आप उस गाँव की बाउंड्री से बाहर हैं तो आपको इस तरीके का एक मैसेज आएगा। क्योंकि मैं उस गाँव की बाउंड्री से बाहर हूँ इसलिए मुझे इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप उसी गाँव के तालाब पर होंगे तो आपको ये इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया ये पेज दोबारा खुल के आ जाएगा। अब हम इस पे अगले पे क्लिक कर सकते हैं। इसमें आगे ऑप्शन नंबर 4 है जिसमें लिख रहा है क्षेत्र जिसमें स्थित है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो इसमें इस प्रकार के ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएंगे। अब थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं साथियों, ये क्या है इनका मतलब। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है साथियों DPAP, दूसरा है ट्राइबल, तीसरा है DDP, चौथा है फ्लड प्रोन, पाँचवा है नक्सल अफेक्टेड और फिर ये अदर्स। अब इनका मतलब समझ लेते हैं साथियों, ये क्या है। DPAP का पूर्ण रूप साथियों ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं जिन्हें सूखा मुक्त करने के लिए स्कीम चलाई गई है सरकार द्वारा, ये वो क्षेत्र होते हैं साथियों। दूसरा है ट्राइबल जनजातीय क्षेत्र और तीसरा है DDP मतलब डिज़र्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो रेतीले क्षेत्र होते हैं ये उसके लिए है। और चौथा है फ्लड प्रोन मतलब बाढ़ग्रस्त एरिया। और इसमें अगला ऑप्शन है नक्सल अफेक्टेड। अगर आपका क्षेत्र नक्सल अफेक्टेड है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर इनमें से आपका कोई भी क्षेत्र नहीं है तो आप यहाँ पे अदर का चुनाव कर लेंगे। तो चूँकि साथियों मेरा इनमें से कोई भी क्षेत्र नहीं है तो मैं इसमें अदर पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद में ये पूछेगा स्वामित्व। अब यहाँ पे स्वामित्व में कई ऑप्शन हैं साथियों, इसे ध्यान से देख लें थोड़ा सा। अगर आप गाँव में संगणना कर रहे हैं तो साथियों वो तालाब जो होते हैं वो ग्राम पंचायत के अधीन भी हो सकते हैं, या किसी के वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, या फिर समूह का भी हो सकता है वो, और या किसी का प्राइवेट होगा। और अगर आप किसी नगर पंचायत में संगणना कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है म्यूनसिपल अथॉरिटी, इसका चुनाव आप कर सकते हैं। तो क्योंकि हम गांव में संगणना कर रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पे पंचायत का चुनाव कर लेता हूँ, क्योंकि जिस तालाब का हम सर्वे कर रहे हैं वो पंचायत का है। उसके बाद में अगला ऑप्शन है क्या जल निकाय उपयोग में है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अगर वो जल निकाय अर्थात तालाब सही स्थिति में है और उसमें मछली पालन वगैरह या कुछ भी काम होता है या सिंचाई वगैरह होती है उससे, तो आप इसे यस दिखा सकते हैं। और अगर उस पर किसी ने कब्जा कर लिया तो आप इसे नो दिखा सकते हैं। अगर उस तालाब पे किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता और वो बंद पड़ा है या फिर उसे मिट्टी से पूरा ढक दिया है तो आप उसे नो का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि वो उपयोग में नहीं है। तो मैं यहाँ पर यस का चुनाव कर लेता हूँ कि तालाब उपयोग में है। अब ये हमसे आगे पूछ रहा है कि अगर उपयोग में है, यानी ऊपर मद संख्या 6 में कोड 1 है तब उपयोग। इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया इस प्रकार के ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। अब साथियों इन ऑप्शन में से हमें चयन करना है कि वो तालाब जो है वो किस काम में आता है। तो सबसे पहला ऑप्शन हो गया इरिगेशन, सिंचाई के काम में, इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक काम में, पिसिकल्चर मछली पालन में, रिक्रिएशन मनोरंजन में, रिलीजियस धार्मिक, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, अदर, डोमेस्टिक ड्रिंकिंग वाटर, या नेचुरल हैबिटेट फॉर बर्ड्स एंड एनिमल। तो यहाँ पर हम जो ऑप्शन भरेंगे वो थोड़े ध्यान से भरेंगे। तो साथियों क्योंकि हर तालाब में पानी होता है थोड़ा बहुत, तो उसमें एक ऑप्शन हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज वाला हम जरूर सेलेक्ट करेंगे हर तालाब में। दूसरा ये है कि उसमें मछली पालन हो सकता है तो हम इस पर भी क्लिक कर लेंगे। और एक इरिगेशन, अगर उससे सिंचाई होती है तो हम ये भी सेलेक्ट कर लेंगे, या अगर उसमें औद्योगिक काम होता है तो हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। जितने भी आप इसमें सेलेक्ट करना चाहें, जिस काम में वो आपका तालाब काम में आता है तो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 या 2 ऑप्शन जितने भी चाहें।
मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें 7 नंबर का चुनाव ज़रूर करें, क्योंकि हर तालाब वाटर रिचार्ज ज़रूर करता है। तो चलिए साथियों, एक तो मैं चुनाव कर लेता हूँ ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे, उसके बाद मैं दोबारा मैं इस पर क्लिक करूँगा। मान लिया उससे इरीगेशन होता है तो मैं इस पर भी क्लिक कर लूँगा इरीगेशन पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके 2 सेलेक्ट हो चुके हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज और इरीगेशन। उसके बाद आप देखेंगे कि क्या उस तालाब का उपयोग किसी और काम के लिए भी होता है, तो हम इस पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जिस जिस काम के लिए आपका तालाब काम में आता है आप उसका यहाँ पे चयन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए हैं, एक ग्राउंड वाटर रिचार्ज का और एक इरीगेशन का। अब चलिए साथियों, अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। अगला ऑप्शन कह रहा है यदि जल निकाय सिंचाई के लिए प्रयोग में है, यानी मद संख्या 6/2 में कोड 1 है। तो आपने देखा होगा साथियों, हमने ऊपर सेलेक्ट किया था इरीगेशन। इरीगेशन हमने जैसे ही सेलेक्ट किया यहाँ पे ये ऑप्शन खुल के आ गए। अगर हम इरीगेशन सेलेक्ट नहीं करते तो ये ऑप्शन कोई भी खुल के नहीं आते। अगर मैं यहाँ से इरीगेशन को हटा दूंगा तो ये सब ऑप्शन भी अपने आप बंद हो जाएंगे। देखिए मैं इरीगेशन को यहाँ से हटा कर देखता हूँ, जैसे ही मैं इसे हटाऊंगा ये सब ऑप्शन बंद हो जाएंगे। जैसे ही मैंने इरीगेशन को यहाँ से हटाया ये सब ऑप्शन हमारे बंद हो गए। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक नहीं होगा, क्योंकि साथियों हमारे तालाब से इरीगेशन का कार्य होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इरीगेशन का चुनाव भी दोबारा कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इरीगेशन का चुनाव किया इसमें दोबारा से ये ऑप्शन खुलने लगे। अब हम इन ऑप्शन को देख लेते हैं, ये हमसे क्या पूछ रहा है। इसमें पहले ऑप्शन में पूछ रहा है जल निकाय का CCA मतलब कल्चरेबल एरिया, कि उस तालाब से कितने हेक्टेयर की सिंचाई होती है। तो मान लिया उस तालाब से 1 हेक्टेयर की सिंचाई होती है, तो मैं इसमें 1 भर लेता हूँ। आगे ये पूछ रहा है जल निकाय का IPC हेक्टेयर। IPC हेक्टेयर मतलब एक्चुअल में उससे कितनी सिंचाई होती है, तो मैं इसमें भर देता हूँ 1.5। चलिए अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। अगले ऑप्शन में ये हमसे पूछ रहा है अगर उपयोग में नहीं है, यानी मद संख्या कोड 1 में कोड 2 है, तो कारण बताएं। तो साथियों ये ऑप्शन आपको बंद मिलेगा, क्योंकि आपने ऊपर इसे उपयोग में दिखाया है, इसलिए ये ऑप्शन बंद मिलेगा। आगे पूछ रहा है प्रकृति के अनुसार जल निकाय का प्रकार। इस पर क्लिक कर लेते हैं। इसमें 2 ऑप्शन है, नेचुरल या मैन मेड। अगर ये नेचुरल तालाब है तो आप इसमें नेचुरल का चुनाव कर लें। अगर किसी आदमी ने बनाया है, व्यक्ति ने बनाया है, तो आप इसे मैन मेड कर सकते हैं। तो मैं इसमें नेचुरल पे क्लिक कर लेता हूँ। क्योंकि आपने ऊपर नेचुरल का चुनाव किया है इसलिए आपको पॉइंट नंबर 7.2 बंद मिलेगा। इसके बाद मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अगला। जैसे ही मैंने अगले ऑप्शन पर क्लिक किया इस प्रकार का एक पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो 8 नंबर पॉइंट है निर्माण का वर्ष और मूल लागत केवल मानव निर्मित के लिए। अब साथियों हमने पीछे उसे नेचुरल सेलेक्ट किया है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपको बंद मिलेंगे। 8 नंबर का ऑप्शन बंद मिलेगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। अगला ऑप्शन है नवीनीकरण / मरम्मत का वर्ष सभी जल निकायों के लिए। अगर इसका नवीनीकरण हुआ है तो आप इसमें उसका वर्ष भर सकते हैं, अन्यथा इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। अगला ऑप्शन है अंतिम मरम्मत की लागत। तो ये भी आपको बंद मिलेगा, क्योंकि आपने ऊपर अगर समय नहीं भरा है, वर्ष नहीं भरा है, तो ये आपको बंद मिलेगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है क्या जल निकाय मरम्मत / नवीनीकरण / पुनर्स्थापना के अधीन है। जिस तालाब की आप संगणना करने गए हैं, अगर उस तालाब पे काम चल रहा है तो आप इसमें यस का चुनाव कर सकते हैं, अन्यथा इसे नो करके आगे बढ़ जाएं। तो मैं इसमें नो का चुनाव कर लेता हूं। तो पॉइंट नंबर 10 क्या कह रहा है, यदि हाँ योजना जिसके तहत पुनरुद्धार किया जा रहा है। तो क्योंकि हमने ऊपर नो का चुनाव किया है इसलिए ये ऑप्शन बंद हो जाएगा। क्योंकि हमने ऊपर नो का चुनाव किया है इसलिए हमें ये सब ऑप्शन बंद मिलेंगे। अगर आप ऊपर यस का चुनाव करते तो फिर आपको ये सब ऑप्शन नीचे तक के यहाँ पे भरने पड़ते। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा 11.1। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, ये पूछ रहा है क्या जल निकाय किसी केंद्रीय योजना से जुड़ा है। केंद्रीय योजना का अर्थ साथियों जो योजनाएं केंद्र द्वारा चलाई जाती हैं, ये उन योजनाओं की बात कर रहा है। तो इसमें हम चुनाव कर लेते हैं यस का। जैसे ही मैं यस का चुनाव करूँगा तो इसमें नीचे ये हमसे पूछेगा यदि हाँ तो जुड़ी हुई केंद्रीय योजना का नाम। इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब इसमें 3 योजनाएं आ रही हैं, 2 योजनाएं आ रही हैं, तीसरा अदर है। पहली योजना जल जीवन मिशन और दूसरी है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी योजना के तहत वो तालाब जुड़ा हुआ है, आप उस पर क्लिक कर लें। इसका डाटा आपको ग्राम पंचायत से ही मिल सकता है। ग्राम पंचायत से आपको ये पता चल जाए कि इस तालाब पे किस योजना से काम हुआ है। क्योंकि हमारा तालाब किसी भी केंद्रीय योजना से जुड़ा हुआ नहीं है तो मैं यहाँ पे नो का चुनाव कर लेता हूँ। उसके बाद में ये सब ऑप्शन अपने आप बंद हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है क्या जल निकाय में पूरे वर्ष पानी भरा रहता है। तो हम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं यस या नो। तो आप अपने तालाब के हिसाब से इसमें यस या नो का चुनाव कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस पर यस पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यस पे क्लिक करूँगा तो ये ऑप्शन अपने आप बंद हो जाएगा। और अगर मैं इसमें नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो ये इस प्रकार का 12.2 का ऑप्शन खुल जाएगा। तो साथियों मैं इसमें ऑप्शन नो का चुनाव कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने पॉइंट नंबर 9 का चुनाव किया ये ऑप्शन हमारा एक्टिव हो गया 12.2। अब इसमें देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। यदि नहीं तो जल निकाय में कितने महीनों तक पानी रहता है। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है मोर देन 9 मंथ्स
दूसरा है 6 to 9 और तीसरा है लेस देन 6 मंथ। तो आप अपने तालाब के हिसाब से इसमें ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ लेस देन 6 मंथ्स। उसके बाद में मैं अगले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, इस प्रकार का पेज दोबारा खुल के आ जाएगा। अब इसमें पॉइंट नंबर 13 हम देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 13 है संदर्भ वर्ष के दौरान जल निकाय के पानी का फैलाव का क्षेत्रफल। अब ये जो ऑप्शन है साथियों, हम इन्हें बहुत ध्यान से भरेंगे। पॉइंट नंबर 13 हम सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है संदर्भ वर्ष के दौरान जल निकाय के पानी के फैलाव का क्षेत्रफल हेक्टेयर में। और दूसरा ऑप्शन है वर्तमान वर्ष के दौरान जल निकाय के पानी का फैलाव का क्षेत्रफल हेक्टेयर में। अब एक इसमें बोल रहा है साथियों संदर्भ वर्ष और एक बोल रहा है वर्तमान वर्ष। तो इसमें हम संदर्भ वर्ष वाले में जो भरेंगे वो उस तालाब का जो क्षेत्रफल होगा हेक्टेयर में, जो आप सूचना ग्राम पंचायत से या अपनी नगर पंचायत के ऑफिस से लेंगे, तो वो क्षेत्रफल हम इसमें यहाँ पे भर देंगे। और दूसरा ये पूछा है वर्तमान वर्ष के दौरान जल निकाय के पानी का फैलाव का क्षेत्रफल। तो पॉइंट नंबर 13.1 में हम वो क्षेत्रफल भरेंगे जितने क्षेत्रफल में हमारे अभी तालाब में पानी उपस्थित है। तो चलिए साथियों, मैं अब इसमें तालाब का क्षेत्रफल भर लेता हूँ। हमने माना उस तालाब का क्षेत्रफल 0.50 हेक्टेयर है, तो ये मैंने इसमें भर दिया। अब ये हमसे अगले पॉइंट में पूछ रहा है वर्तमान वर्ष में। तो वर्तमान वर्ष में मान लिया वो तालाब आधा भरा हुआ है, आधे से थोड़ा ज़्यादा भरा हुआ है, तो मैं इसमें 0.40 कर देता हूँ। अगले पॉइंट में पूछा है अधिकतम जल फैलाव का क्षेत्रफल हेक्टेयर में। अधिकतम जल फैलाव क्षेत्रफल साथियों इसका इतना होगा जितना हमने ऊपर इसका क्षेत्रफल हेक्टेयर में भरा है पॉइंट नंबर 13 में। तो मैं इसे कर देता हूँ 0.50। उसके बाद में अगला कॉलम है न्यूनतम जल फैलाव क्षेत्रफल। अब न्यूनतम जल फैलाव क्षेत्रफल में हम वो क्षेत्रफल भरेंगे जितने क्षेत्रफल में अभी तालाब में पानी है। तो मैं इसे 0.4 कर लेता हूँ। आगे ये पूछ रहा है पूरी तरह से भरे हुए जल निकाय की अधिकतम गहराई। इसमें आप तालाब की गहराई लिख सकते हैं। जैसे मान लिया, जैसे मैं इसमें 3 भर देता हूँ, 3 मीटर। अगला ऑप्शन है जल निकाय की भंडारण क्षमता घन मीटर में। तो साथियों आपका जो तालाब का क्षेत्रफल है वो हेक्टेयर में दिया होगा और आपकी गहराई जो है वो मीटर में होगी। तो हम उन दोनों की सहायता से इसकी घन मीटर में इसकी क्षमता निकाल लेंगे। तो घन मीटर में क्षमता निकालने के लिए साथियों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर देख लेते हैं कि तालाब का क्षेत्रफल कितना है। तो तालाब का क्षेत्रफल इसमें 0.50 हेक्टेयर है और गहराई इसकी हमने ली है 3 मीटर। तो हम 0.50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में उसे हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो भी हमारी संख्या आएगी वो हम इसमें भर सकते हैं। तो वो उस तालाब की भंडारण क्षमता होगी। तो मैं कर लेता हूँ 0.5 × 3 × 10,000। तो ये लगभग मेरी 15,000 आ गई, 15,000 घन मीटर। तो मैं इसमें 15,000 घन मीटर भर देता हूँ। वर्तमान में कितना भरा हुआ है, तो साथियों आप ये तालाब देख लेना कि कितना भरा हुआ है, तो उसके आसपास की संख्या इसमें भर सकते हैं। तो मैं इसमें भर देता हूँ 12,000। पॉइंट नंबर 16 पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही मैंने पॉइंट नंबर 16 पर क्लिक किया, इस प्रकार के ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएंगे। आप अपने तालाब के हिसाब से इनमें से किसी भी ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। तो मैं इसमें 2 नंबर ऑप्शन का चुनाव कर लेता हूँ, अप टू 3/4। उसके बाद में अगला पॉइंट है यदि जल निकाय में गाद मौजूद है तो इसके भंडारण को कम कर रही है, हाँ अथवा नहीं। तो साथियों हर तालाब में थोड़ी बहुत गाद मौजूद होती है, तो आप इसे यस कर देंगे। अगला पॉइंट नंबर 18 बोल रहा है भंडारण के भरने की स्थिति गत 5 वर्षों के दौरान लगभग 50% भरने के आधार पर। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इसमें हमसे ये जानना चाह रहा है कि ये तालाब हर साल किस प्रकार से भरता है। तो आप इसमें देख लेंगे। पहला ऑप्शन है फिल्ड अप एवरी ईयर, हर साल भरता है। दूसरा है यूजुअली फिल्ड अप, आमतौर पर भरा रहता है। तीसरा है रियरली फिल्ड अप, कभी कभी भरता है। और चौथा है नेवर फिल्ड अप। तो इसमें से आप अपने तालाब के हिसाब से एक ऑप्शन का चुनाव कर लेंगे। तो मैं इसमें भर लेता हूँ यूजुअली फिल्ड अप। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। तो साथियों जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, इस प्रकार की एक विंडो खुल के आ गई। अब हम इससे पढ़ लेते हैं ये क्या है। इसमें लिख रहा है मिनिमम वाटर सेपरेट एरिया शुड बी लेस देन मैक्सिमम वाटर सेपरेट एरिया। तो साथियों ये जो ऑप्शन आ रहा है वो हमारे द्वारा ऊपर भरे गए डाटा के कारण आ रहा है। तो इसमें जो डाटा हमने भरा था पॉइंट नंबर 13.2 और 13.3 में, ये इसकी वजह से आ रहा है। इसमें लिख रहा है हिंदी में अधिकतम जल फैलाव क्षेत्रफल हेक्टेयर में, और पॉइंट नंबर 13.3 पर लिख रहा है न्यूनतम जल फैलाव क्षेत्रफल हेक्टेयर में। अब साथियों यहाँ पे ये थोड़े लिखे हुए में दिक्कत है, क्योंकि जब हम इसे हिंदी में करते हैं तो ये इस प्रकार आएगा, इसका अर्थ ये होगा। लेकिन अगर जब हम इसे अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तब ये चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे अधिकतम का मतलब ज़्यादा होता है साथियों, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा भरना चाहिए। न्यूनतम का मतलब कम होता है, तो हमें इसमें कम भरना चाहिए। लेकिन जब हम इस प्रकार से भर रहे हैं तो ये नेक्स्ट पर क्लिक नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे ऊपर भरेंगे 0.4 और नीचे हम भर देंगे 0.5। उसके बाद में हम नेक्स्ट पे क्लिक करके देख लेते हैं होता है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए साथियों जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, इसने इसे पकड़ लिया। इसका अर्थ ये होगा कि ऊपर जो ऑप्शन दिए हैं वो उल्टे हैं। तो हमारे साथियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी ऑप्शन में आ रही थी, तो इसे थोड़ा आप ध्यान से भर लें। चलिए अब कर लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 19.1। इसमें बोला है लाभान्वित शहर
नगर, गांव या वार्ड की संख्या। अगर आप किसी गांव के जल निकाय की या तालाब की संगणना कर रहे हैं तो उसमें आप गांव सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आप नगर की या नगर पालिका, नगर परिषद की संगणना कर रहे हैं तो वहाँ पे आप वार्ड का चुनाव कर लेंगे, और शहर की कर रहे हैं तो शहर का चुनाव करेंगे, नगर की कर रहे हैं तो नगर का चुनाव करेंगे। तो साथियों, क्योंकि हम गाँव की संगणना कर रहे हैं तो हम इसमें गाँव की संख्या का चुनाव करेंगे कि इस तालाब से कितने गाँव लाभान्वित होते हैं। तो मैं इसमें साथियों 1 भर लेता हूँ और गाँव भी मैं इसमें 1 कर देता हूँ। आगे ये पूछ रहा है 19.2 में जल निकाय द्वारा सीधे लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या। अब साथियों, आपको याद होगा जब इसने हमसे पीछे पूछा था कि इस तालाब का क्या क्या उपयोग होता है, तो हमने वहाँ पर सिंचाई सेलेक्ट किया था। तो हम इसमें ये देख लेंगे कि इस तालाब से कितने लोग सिंचाई करते हैं, उनकी संख्या हम इसमें भर देंगे। और मान लिया अगर उसमें मछली पालन हो रहा होता तो हम ये देख लेते कि उससे कितने लोग उसमें मछली पालन करते हैं। तो चूंकि हमने पीछे सिंचाई भरा था तो मैं उसमें इसके क्षेत्रफल के हिसाब से लगभग 5 लोगों की संख्या इसमें भर देता हूँ कि इससे 5 लोग सिंचाई करते होंगे। अगला ऑप्शन है, क्या जल उपयोग संगठन WUA का गठन किया गया है एकल स्वामित्व को छोड़कर। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है साथियों, अगर वो किसी का पर्सनल तालाब है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो तालाब यदि ग्राम पंचायत का है, नगर पालिका, नगर निगम का है, जिसका भी है, तो आप इसमें ऑप्शन का चुनाव करेंगे। अब साथियों, हम WUA का थोड़ा सा अर्थ समझ लेते हैं। तो इसका ये अर्थ है कि इस तालाब का उपयोग जो लोग करते हैं, क्या उनका संगठन बना हुआ है। यदि इस तालाब पर ऐसा कोई संगठन बना हुआ है तो आप इसमें यस का चुनाव कर सकते हैं, अन्यथा नो का, और अगर आपको नहीं पता है तो नोट नोन का चुनाव कर सकते हैं। तो मैं इसमें नोट नोन का चुनाव कर देता हूँ। अगर हम इसमें ऊपर यस का चुनाव करते तो हमें पॉइंट नंबर 20.2 भरना पड़ता। चूँकि हमने नो का चुनाव किया है इसलिए ऑप्शन नंबर 20 हमें बंद मिलेगा। अगला ऑप्शन है, क्या जल निकाय जिला सिंचाई योजना DIP/ राज्य सिंचाई योजना SIP में शामिल है। DIP का अर्थ हो गया डिस्ट्रिक्ट इरीगेशन प्लान और SIP का मतलब हो गया स्टेट इरीगेशन प्लान। तो साथियों, अगर आपको पता हो तो इसमें आप भर सकते हैं, अन्यथा आप इसमें नो का चुनाव कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है, क्या जल निकाय के किसी क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया है। तो आप जिस तालाब का सर्वे करने गए हैं, अगर उसका किसी ने अतिक्रमण किया है तो आप इसमें यस का चुनाव कर सकते हैं, अन्यथा आप नो का चुनाव कर दें। जैसे ही आप नो का चुनाव करेंगे तो इसमें ये ऑप्शन नंबर 22 का पॉइंट 2 और 22 का पॉइंट 3 दोनों बंद हो जाएंगे। यदि आप इसमें हाँ का चुनाव करते तो आपको ये डाटा भरना पड़ता। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 23। तो इसमें ये हमसे पूछ रहा है, क्या जल निकाय स्वयं संपूर्ण है या जुड़ा हुआ है। तो साथियों, अगर 2 तालाब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, 2 या 3, तो आप इसमें यस कर सकते हैं, और अगर वो एक ही तालाब है तो आप इसमें स्टैंड अलोन का चुनाव कर सकते हैं, और अगर वो तालाब किसी से जुड़ा हुआ है तो आप इसमें 2 नंबर कोड का यूज़ कर सकते हैं, कनेक्टेड। तो चूंकि हमारा तालाब 1 है तो मैं इसमें 1 नंबर पॉइंट का चुनाव कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने पॉइंट नंबर 23 में स्टैंड अलोन का चुनाव किया, पॉइंट नंबर 23.1 अपने आप बंद हो जाएगा। अगला पॉइंट है, क्या SAS डाटाबेस में जल निकाय मौजूद है। तो साथियों, मैं इसमें नो का चुनाव कर लेता हूँ। ये अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। अगला ऑप्शन है, क्या ये जल निकाय पिछली संगणना में कैद हुई थी। साथियों, आपको याद होगा कि जब हमने इस तालाब की संगणना शुरू की थी तो हमने मैप वाले ऑप्शन पर क्लिक किया था और वहाँ ये तालाब मौजूद था, तो वहाँ से हमने ये डाटा उठाया था, तो इसलिए हम इसमें यस का चुनाव कर लेंगे। और मान लिया हमने नई योजना जोड़ी होती तब हम इसमें नो का चुनाव कर देते। और उसके बाद में साथियों, यहाँ पे ये कैमरे का ऑप्शन है। तो जैसे ही मैंने कैमरे पे क्लिक किया, हमारा कैमरा ओपन हो गया है और अब हम इसमें उस तालाब का फ़ोटो खींच सकते हैं। तो चलिए मैं कैद वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने कैद वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, इसमें फ़ोटो खींच गया। तो आपके केस में आप यहाँ पे तालाब की फ़ोटो क्लिक करेंगे और इसे आप जमा कर देंगे। जैसे ही आप जमा करे पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की पॉपअप विंडो आपके सामने खुल के आ जाएगी। अब ये हमसे पूछा है क्लिक प्रोसीड टू एडिट सबमिट और क्लिक एडिट टू अपडेट फील्ड्स, कि आप इसे प्रोसीड करना चाहते हैं या फिर एडिट करना चाहते हैं। अगर आपसे कोई भी डाटा गलत फिल हो गया है साथियों, तो आप इसमें एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके वापस से जा सकते हैं, और यदि आपका डाटा बिल्कुल ठीक है तो आप यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो हमारा डाटा बिल्कुल ठीक है साथियों, तो मैं इस पर प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने प्रोसीड पर क्लिक किया, डाटा सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया। चलिए अब हम ओके पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया साथियों, आप देखेंगे कि आप दोबारा अपने डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। तो इस प्रकार से हमारी एक तालाब की संगणना पूरी हो गई साथियों। लेकिन अभी ये तालाब अपलोड नहीं हुआ है, तो इसे अपलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, मेरा प्रारूप में हम जाएंगे, और जैसे ही मैंने मेरा प्रारूप पर क्लिक किया, इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आ जाएगा। ऊपर आप देख रहे होंगे पीले कलर में WBS का ऑप्शन है, क्योंकि साथियों हमने पीछे तालाब का नाम नहीं डाला था, तो इसलिए यहाँ पे केवल उसका गांव का नाम दिखा रहा है और उसका खसा नंबर दिखा रहा है। अगर हम पीछे तालाब का नाम डालते तो नेम ऑफ बॉडी में उस तालाब का नाम भी आ जाता। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला है पेंसिल वाला, दूसरा है बादल का, ये अपलोड का, तीसरा डिलीट का है, और ये चौथा है देखने का। अगर आप डेटा में कोई भी सुधार करना चाहते हैं तो आप पेंसिल वाले पे क्लिक कर लें, और अगर आपका डेटा बिल्कुल ठीक है और आप इसे अपलोड करना चाहते हैं तो आप इस दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करें, और अगर आप इस योजना को डिलीट करना चाहते हैं तो इस पर डिलीट कर दें। तो साथियों, इस वीडियो में हमने सीखा कि हम जल निकाय अर्थात तालाब की संगणना किस प्रकार कर सकते हैं।